हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग आप सभी को सामाजिक विज्ञान के ऐसे ऐसे प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपको बिल्कुल 2 अंक का नंबर जो है एग्जाम में फ्री फंड का दिलवा देंगे। मात्र 20 प्रश्न है, लेकिन यह 20 प्रश्न इसको हल्के में नहीं लेना बाबा तुम लोग, क्योंकि ये प्रश्न सीधा एग्जाम में बन सकता है। बिना समय बर्बाद किए क्वेश्चन की ओर आ चुका हूं मैं। प्रश्न पढ़िए बाबा। प्रश्न देखिए क्या बोलता है जी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। मतलब अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आता है तो आप इसको कैसे लिखता जी, तो इसको आप ऐसे लिखता। इस प्रश्न को आप लिखने के लिए क्या करता, अर्थव्यवस्था 2 आधार पर वर्गीकृत की जाती है। सबसे पहला प्रकाश विकास के आधार पर, मतलब कह रहा है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। पहला विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप क्या करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, आगे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। अब आपसे पूछेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, बोलिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद इन दोनों अर्थव्यवस्था के बीच का एक मार्ग है बच्चों। इस मार्ग की अर्थव्यवस्था निजी उद्यम तथा सरकार दोनों के द्वारा संचालित होती है। मतलब सरकार भी इसे संचालित कर सकती है और निजी मतलब पर्सनल लोग भी इसे जो शुरू कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकार के अधीन होते हैं तथा शेष निजी उद्यम के हाथ में क्षेत्र दिए जाते हैं, और इस व्यवस्था को हम पूंजीवाद एवं समाजवाद के बीच का स्वर्णिम मार्ग कहते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, क्योंकि भारत में विभिन्न प्रकार की बिजनेस को मिलाकर की जाती है, इसीलिए हम इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बिहार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं। तो ये आई होप कि ये प्रश्न आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये एग्जाम में आपके बनेगा, कोई हालत में बनेगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए बाबू, तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन के कौन कौन से साधन होते हैं। आइयो रामा, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ये तो आराम से लिख लीजिएगा आप। अर्थशास्त्र में उत्पादन के 5 साधन है। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा संगठन, पांचवा साहस। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न से पहले अगर आपको मैं कहूँगा क्लास की पीडीएफ लेनी है ना, तो आप क्या करिए, आप हमको तुरंत इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमको क्लास की पीडीएफ दे दीजिए। आपको हम तुरंत इस नंबर पे आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री बच्चा, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट वेरी केयरफुल लिसनिंग, बिल्कुल फ्री आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों, तो इसका उत्तर क्या दीजिएगा। बच्चों बाहरी आवाज़ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, रोड पे थोड़ा घर है मेरा, इसलिए कोई बात नहीं, बाहर का आवाज़ आता है पर क्या फ़र्क पड़ता है, हमको तो पढ़ने से मतलब है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है और इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं, जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था। समझ गए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का वह स्वरूप जिसमें उत्पादन का साधन स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है, मतलब खुद पर्सनल व्यक्ति करता है, किसी जगह का मालिक होता है और इसका उपयोग निजी लाभ यानी खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए करता है, जैसे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, समझाइए। देखिए आर्थिक विकास का मतलब पहले समझिए क्या है। आर्थिक विकास मतलब आपकी खुद की स्थिति, आपका खुद का इनकम सिचुएशन कैसा है, उसे आप आर्थिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है बाबू, तो समझिए अब यहाँ बोल रहा है कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटक बताइए, मतलब उसके जो प्रभावित करते हैं ना, उसको कौन कौन से तौर तरीके जो आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक देश का
आर्थिक विकास अनेक घटकों से प्रभावित होता है। जैसे नंबर 1 पर आपका जनसंख्या की मात्रा। अगर किसी भी देश में जनसंख्या ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, पूंजी का निर्माण। तीसरा, तकनीकी विकास, डेवलपमेंट जो है कितना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रही है। इन्हीं घटकों को आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व अथवा आधार कहा जाता है। अब जैसे आप अपने घर में देखिए कि अगर आपके घर में जनसंख्या ज़्यादा होगी और अगर कमाने वाले एक व्यक्ति होंगे तो आपकी कहीं ना कहीं आपके पिताजी या फिर कोई जो भी बड़े व्यक्ति हैं उन पर जो है वो क्या होगा, तो आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो बस इसी आधार पर आप समझ जाइए। समझ गए बच्चों। चलिए आगे देखिए, छठा नंबर राष्ट्रवाद क्या है। ये प्रश्न VVI लगाइए क्योंकि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। राष्ट्रवाद क्या है, देखिए सभी प्रश्न VVI है, लेकिन मेरा मेरा दिल बताता है अंदर से कि मैंने ये सब प्रश्न कहीं ना कहीं पिछले बार देखा है बच्चों, तो मुझे लगता है कि हो सकता है संभावनाएं बन सकती है बिहार बोर्ड की कि इस बार भी आ जाए। बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है। उत्तर, सामान्य अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। दूसरे शब्दों में यानी दूसरे अर्थों में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। बस वही है राष्ट्रवाद, लोगों के बीच में एक मेल मिलाप बनाए रखना, चाहे वो भौगोलिक स्थिति से हो या फिर सांस्कृतिक से हो या फिर सामाजिक से हो। ठीक है, तो उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। कितना अच्छा से समझा रहे हैं बाबा तुमको हम। समझिए, 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी प्रश्न VVI लगाइए। ठीक है, 1830 की जुलाई की क्रांति पर फ्रांस पर जो प्रभाव पड़ा वो जरा ध्यान से सुनिएगा। 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था तथा फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व बढ़ गया था। यही प्रभाव पड़ा था 1830 की जुलाई की क्रांति में कि निरंकुश राजशाही का स्थान संवैधानिक गणतंत्र से लिया गया था और इसमें फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया गया था। बस यही था 1830 की जुलाई की क्रांति। ये सब 2 नंबर के सेक्शन में आएगा, बस इतना लिखोगे आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। लो एवं रक्त की नीति क्या है। सबसे पहले लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने, बिस्मार्क ने। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये क्या है, तो लो एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। देखो यही यहाँ पे आ गया। और इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति मतलब सेना की शक्ति की सहायता से पूरे जर्मन पर प्रदेश पर एकीकरण करना था। यही थी लोह रक्त की नीति, बिस्मार्क की नीति। समझ गए, अपनी सेना के बलबूते पर वो पूरे जर्मन प्रदेश का एकीकरण करना चाहता था। इसी को लो एवं रक्त की नीति कहते हैं। चलिए, मेटरनिक युग क्या है बाबू। मेटरनिक युग जो है, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव याद कर लो। फिर दूसरा, वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। ये था मेटरनिक युग के बारे में बाबू। अब आगे देखो, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी बाबू। जर्मनी की एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं थी। तीसरा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। चौथा, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप कर जाना। पांचवा, मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। इस प्रकार से आपका जर्मन की एकीकरण की बाधाएं थी। आगे देखिए बाबू 11 नंबर, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों कहा जाता है, बताइए। उत्तर सुनिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। ये तो सबको पता है कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, देश की कुल जनसंख्या 70% लोग कृषि से जुड़े हैं और इनका जीवन यापन भी कृषि से होता है। खाने की आपूर्ति कृषि उपज से होती है। भारत की राष्ट्रीय आय का बड़ा भाग कृषि से प्राप्त होता है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति
कृषि से होती है, जैसे कपास, जूट, गन्ना, चाय, दलहन, तिलहन आदि इस प्रकार की कृषि देश के औद्योगिक विकास का आधार है। बस अगर आप चाहें तो अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था रीढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले कि यह इनकम का इतना बड़ा साधन है कि भारत में 70% लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए कि यहाँ से इनकम भी होता है और इनका जीवन यापन भी चलता है। तो जहाँ से जीवन चले और जहाँ से इनकम आए उसी को तो रीढ़ कहते हैं। तो कृषि हुआ ना रीढ़ व्यवस्था भारत की। आगे के प्रश्न में चले बाबू। चलिए आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? भारतीय अर्थव्यवस्था में पूर्णतः कृषि पर आधारित है। ये तो मैंने पहले ही बताया, इससे पहले कृषि से ही देश की विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त होती है और इसी से विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। इसके अलावा कपी से रोजगार, विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। कपी नहीं, कभी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। इसके अलावा आप कह सकते हो, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे मत याद करो। इसके अलावा रोजगार एवं विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है कृषि से। अतः हम कह सकते हैं कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मतलब पिछला वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता है। आगे देखिए, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न आपको एकदम VVI प्रश्न है, ये आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। सन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई जिसे हरित क्रांति कहते हैं। यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। इस क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था। तो बस यही हम हरित क्रांति से समझते हैं कि यह 1960 में पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता और उसके बाद यह हरित क्रांति के नाम से जाना गया। ठीक है, और ये भारत के कृषि के मामले में एक डिपेंडेंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और इसमें सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई। इसे क्रांति को किसने? स्वामीनाथन, डॉक्टर M स्वामीनाथन ने किया था। इसमें उत्तम बीजों का खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बाबू, चलिए गरीबी को परिभाषित करें। गरीबी किसे कहते हैं? वैसी स्थिति जब किसी व्यक्ति को जीवन की न्यूनतम मतलब कम से कम चीजों की भी जरूरतें सही से उपलब्ध ना हो, जैसे कि भोजन, वस्त्र और आवास, उसी को गरीबी कहते हैं। और निर्धनता का दूसरा नाम वास्तविक आय है। ठीक है, यानी रियल इनकम है। समझ गए? तो अगर आप कहेंगे गरीबी किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति या फिर ऐसा जीवन जिसमें व्यक्ति अपनी कम से कम चीज़ों की ज़रूरतों को भी पूरा ना कर पाए, उसी को गरीबी कहते हैं। ठीक है। 15 नंबर, मुद्रा किस प्रकार के विनिमय का कार्य करते हैं? देखिए बाबू, सबसे पहले मुद्रा तो आप सभी को पता है, पैसे को ही मुद्रा बोलते हैं। ठीक है। विनिमय मतलब क्या होता है? लेन देन की प्रक्रिया को विनिमय कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोल रहा है मुद्रा जो है किस प्रकार विनिमय का कार्य करती है। मुद्रा पास में रहने पर व्यक्ति कोई भी वस्तु अथवा सेवा को अपनी जरूरत के अनुसार मात्र तय करके मुद्रा के बदले प्राप्त कर लेता है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को सेब चाहिए और उसके पॉकेट में यानी जेब में 20 रुपये हैं, तो वो उस अपने जेब से निकालकर उस पैसे को सेब खरीद लेगा। मतलब वो एक मात्र तय की गई राशि में अपने मनचाही वस्तु यानी सेब को प्राप्त कर लिया, उसी को मुद्रा का विनिमय कहते हैं। इसी प्रकार मुद्रा का विनिमय का माध्यम के रूप में कार्य करती है। ये था 15 नंबर प्रश्न। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बाबू कि विनिमय बिल क्या है। देखिए, विनिमय बिल बिना शर्त का ऐसा लिखा आज्ञा पत्र है जिसमें लिखे व्यक्ति को या उसके आदेश अनुसार या उसके वाहक को उसमें लिखी रकम मांगने पर या एक निश्चित अवधि के बाद दे दी जाती है विनिमय बिल। मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा जिसको एग्रीमेंट पेपर बोलते हैं, आप उसे ऐसा कह सकते हैं। बिना शर्त का ऐसा लिखा आज्ञा पत्र उसे आप कह सकते हैं, जिसमें कोई शर्त की बातें ना लिखी हो, बस उसमें एक आदेश लिखा हो कि आपको इतना पैसा देना है। ठीक है, रकम मांगने पे एक निश्चित अवधि के बाद में दे देनी है, उसी को विनिमय बिल कहा जाता है। ठीक।
ठीक है। 17 नंबर, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए, यह भी प्रश्न बड़ी महत्वपूर्ण रखता है आपके लिए, ठीक है, इसलिए इसको भी बड़े ध्यान से पढ़िए। वैश्वीकरण, साधारण भाषा में वैश्वीकरण का अर्थ है अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत अनेक विदेशी उत्पाद अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने देश से निर्मित माल और सेवाएं दूसरे देशों में बेच सकते हैं। इस प्रकार को वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे पर परस्पर रूप से निर्भर रहते हैं। सीधा सीधी आप कह सकते हैं वैश्वीकरण का मतलब अपने देश की संपत्ति या अपने देश में उपज की गई चीज़ों को दूसरे देश में ले जाकर अपने दूसरे देश में ले जाकर बेचना और वहाँ से रकम प्राप्त करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। बस बच्चों, अगर आप देखिए, अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आपको शब्दों को बनाना, शब्दों को मेल बैठाना आसान हो जाता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है। बस आगे देखिए 18 नंबर, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक मंदी अर्थव्यवस्था में आने वाली वैसी स्थिति है जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए। मतलब एग्रीकल्चर भी स्टॉप, बिजनेस भी स्टॉप और फैक्ट्री वगैरह में डेवलपमेंट भी स्टॉप हो जाए। लाखों लोग जो है वो क्या हो जाए, जॉबलेस हो जाए, बेरोजगार हो जाए। और ऐसी जब स्थिति आती है तो बैंकों और कंपनियों का दिवालियापन तथा वस्तु और मुद्रा का दाना का बाजार में कोई कीमत नहीं रह जाता। इसी को आप आर्थिक संकट कहते हैं। ठीक है बाबू, समझ गए? चलिए 19 नंबर, गिरमिटिया मजदूर पर एक टिप्पणी लिखे। इन्ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, असंभव बात। बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन ना दे, असंभव वाली बात। गिरमिटिया मजदूर पर एक टिप्पणी लिखिए। गिरमिटिया मजदूर वैसे श्रमिक थे जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत भारत से ले जाया जाता था। अनुबंध मतलब तुमको 5 साल के लिए ले जा रहे हैं, 10 साल के लिए ले जा रहे हैं, उनको एक बांध लिया जाता था। इन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पंजाब, हरियाणा से जमैका, फिजी, त्रिनिदाद टैबोगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया गया। इन्हें मुख्यतः नकदी फसल गन्ना के उत्पादन में लगाया जाता था और 1921 में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी थी कि गिरमिटिया मजदूर अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न पे चलने से पहले जिन बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है प्लीज प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिए, इसलिए ताकि ऐसे ही कोई वीडियो आए तो आपको एक भी क्लास ना छूट पाए। क्या जाता है बच्चों, 15 से 20 मिनट लगता है, आपका टाइम जाता है, लेकिन हमारा तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, लेकिन आपको मात्र 15-16 मिनट लगता है। अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में 5 नंबर 10 नंबर बढ़ जाएगा। लोग 1-1 नंबर के लिए मर जाते हैं बच्चों, 1-1 2-2 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है। अगर आपको 10 नंबर 15 नंबर कहीं से मिल रहा है तो क्या हर्ज है देखने में, है कि नहीं? तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? उत्तर सुनिएगा। कई देशों में एक साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवाद देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां हैं, इन्हीं को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बच्चों ये थी आज की क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप क्या करिए, इस नंबर पे नोट करिए 9523 ठीक है 488 पे आप मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 1 भी रुपया नहीं लेगा। उद्देश्य वही है, जो बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते उनको हमारी वीडियो पहुंचाइए। और यही नहीं, मैथ तक का वीडियो भी आप अपलोड किए हैं, 5 नंबर का सिद्ध करने वाला त्रिकोणमिति का, अब चाहें तो उसको भी देख के अपना मैथ का 5 नंबर बचा सकते हैं। सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का हुनर जानते हैं, बिकॉज ऑलराउंडर टीचर हैं। सबसे बड़ी बात 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो बच्चों आपको ये क्लास कैसी लगी? आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और यही प्रार्थना करेंगे बच्चों कि आपका एग्जाम अच्छा जाए, आपके माता पिता का नाम खूब रोशन हो, आपके माता पिता स्वस्थ रहें, आप भी स्वस्थ रहें और जग में खूब नाम ऊंचा करें। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहे बच्चों। जय जय बच्चों, जय भारत, जय बिहार, सभी बच्चे खुश रहिए।